अच्छा, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? आई बिलीव 3 स्टूडेंट्स ही हैं। तो आप लोग यहाँ सिर्फ जिन्होंने आईआर ऑप्ट किया? नहीं सर, और लोग भी हैं जो शायद बिजी हैं। बिजी? क्या बिजी हो सकते हैं? शायद, लेट्स सी। लास्ट क्लास में तो हाउएवर 6-7 थे सर। आईआर 2 की क्लास में अच्छा, चलें कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना लेक्चर जिस इन केस आज साथ साथ स्टूडेंट्स ज्वाइन सर करते आज भी हैं। IR2 की क्लास तो नहीं है, यूएस हिस्ट्री की हुई थी सर, बिजी। नहीं, मैं वो अच्छा, यूएस हिस्ट्री की हिस्ट्री क्लास हुई थी। ऑलराइट, अच्छा। चलें, कितने स्टूडेंट्स आ गए? 4 स्टूडेंट्स आ गए, तो वी में प्रोसीड नाउ। तो अच्छा, आप लोगों में से जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी पिछली दफ़ा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो मैंने ली थी, वो उसमें आप लोग अवेलेबल थे या किसी ने मिस की थी? यस सर। आप लोग थे, चलें, दैट्स इवन बेटर। क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको सिलेबस बताया था उसका, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर 1 होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 का जो सिलेबस है ना, वो मैंने आपको बताया था। इंटरनेशनल रिलेशंस 2 का हाउएवर वो सर अवैसी आप लोगों को उन लोगों ने ही बताया होगा, लेकिन स्टिल मैंने लास्ट टाइम उसको रिव्यू भी कर लिया था कि उस टाइम में किस तरह के इश्यूज वगैरह हम डिस्कस कर रहे होते हैं। हाउएवर जी सर, बता दीजिए। इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस 1 का सब्जेक्ट है ना, इसमें प्योरली हमारे पास थीरीज़ होती हैं और थीरीज़ के अलावा हमने कुछ डिस्कस करने होते हैं मेजर इवेंट्स जो ओवर द हिस्ट्री हैपन हुए होते हैं, जिनकी वजह से आपका जो ग्लोबल अफेयर्स है ना, वो हो रहा होता है, मैप हो रहा होता है। तो इसलिए हम ये वाला पढ़ते हैं। उसके अलावा पेपर पैटर्न के हिसाब से देख लें तो इसमें इसके चैप्टर्स मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाए थे जो थे। और उसके अलावा इसका नॉर्मल जैसे बाकी सीएसएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसी तरह का पैटर्न होता है। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। और उसके अलावा फिर एक सब्जेक्टिव पोर्शन होता है जिसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। और उन 4 में से आप कोई से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें कोई ऐसे वो सेग्रीगेशन नहीं की होती कि ये वाले मतलब जिस तरह आपको क्रिमिनोलॉजी के पेपर में मिलेगा कि उन्होंने क्वेश्चंस बनाए होते हैं, या फिर आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें वो वाला कुछ नहीं होता। उसके अलावा इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्टली थ्योरेटिकली होते हैं। आपका एनालिसिस मांग रहे होते हैं बेस्ड ऑन थ्योरी। आपको थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको थ्योरी के बारे में एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए डिफरेंट, आपको थ्योरी के रिलेटेड जो फिलोसोफर है वो पता होना चाहिए कि फॉर इंस्टेंस अगर हम कम्युनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं सर, आप दूसरे जो फिलोसोफर आप लोग इसके फर्स्ट ऑफ उसका क्वेश्चन ही यही था कि व्हाट इज इंटरनेशनल, व्हाट वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है। यस सर। ओके, लेट मी ट्राई। स्टिल हो रही है या फिर बेहतर हुई है? अब बेहतर है सर। अभी ठीक है सर। खैर, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि लास्ट टाइम का जो पेपर था उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया था कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड व्हाट इज़ इट्स स्कोप। और दूसरा उसका क्वेश्चन ये था कि उसने सीधी सीधी 4 थ्योरीज पकड़ी थी। एक मॉडर्न और एक क्लासिकल थ्योरीज जो थी, एक रियलिज्म की, लिबरलिज्म की और मार्क्सिज्म की दूसरी। तो
ये वाली 4 थ्योरीज उन्होंने पकड़ी थी और उनके बारे में सीधा सीधा पूछ लिया था, जो कि वेरी इजी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट जिसने लिमिटेड तैयारी की हो। लेकिन आप लोगों को ये बाकी टीचर्स ने बताया शायद होगा या नहीं बताया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि आपको जब CSS में कोई बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती, वो एक बुरी चीज़ होती है। क्योंकि आप लोगों, अब फॉर इंस्टेंस अगर इंटरनेशनल व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस कोई पूछ लेगा एग्जामिनर एग्ज़ाम में, तो काफ़ी चांसेस हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो क्वेश्चन के मार्क्स आपको आने थे 20 में से 14-15, वो आपको आएंगे तकरीबन 7-8-9, मैक्सिमम 10, क्योंकि आपको कंटेंट उतना नरिश्ड नहीं मिलेगा उसमें। तो इसी वजह से ये वाला इस तरह के जो ना आप सीधे सीधे क्वेश्चंस प्रेफर किया जाता है कि ना अटेम्प्ट करें। इनकी बजाय आप ज़रा थोड़े एनालिसिस बेस्ड और थोड़े जो मुश्किल लग रहे हो वो उस तरह के जिनके आपको ऑब्वियसली नॉलेज हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें तो आपको ज़्यादा बेहतर मार्क्स मिलेंगे। तो हाउएवर फिर भी अगर आपको नहीं आते तो फिर यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन एज वेल। तो मैं ये आपको बता रहा था कि लास्ट ईयर के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए थे सीधे सीधे। इवन अगर मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, अच्छा CSS 2021 तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ये तो आया टूट है। ये आप देखिएगा कि उसने सबसे पहले पूछा हुआ है डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस, डिस्कस चेंजिंग इन इवॉल्विंग स्कोप। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन है चेंजिंग यहाँ पे, लेकिन आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ स्टडी डिस्कस करना होगा रादर देन कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ होल। उसके अलावा ये कंपैरेटिवली डिस्कस मॉडर्निस्ट आयरन थ्योरीज, रियलिज्म, लिबरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निस्ट, फेमिनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। ये फेमिनिज्म भी आप पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, ये उसने कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी बाद में जो उसने कुछ सवालात किए हैं ना, वो थोड़े एनालिटिक बेस्ड हैं। कि अब उसने पूछ लिया कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का क्या सर कॉन्सेप्ट है, स्क्रीन और शेयर नहीं हो रही। शेयर नहीं हो रही एज इन मैं आपको हो पावर रही पॉइंट है स्लाइड्स अता, दिखाई आप दे रही अपना हैं? सर स्क्रीन शेयर हो रही है। आई थिंक अता का कोई इशू है नेट का। ओके, अच्छा खैर, तो ये आपको मैंने एग्ज़ाम दिखाया है लास्ट ईयर का। अभी ये देखें, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस 1 का पेपर है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस 1 का लास्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। आप खुद हिसाब लगाएं कि ये वाला क्वेश्चन आपको पाक अफेयर्स का क्वेश्चन टेक्निकली लग रहा है, और ये आपको IR1 के पेपर में आया हुआ है, जस्ट बिकॉज कि आपको फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, फॉरेन पॉलिसी के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है इंटरनेशनल रिलेशन में, तभी आपको इधर भी क्वेश्चन आया और आप उसको हैंडल भी कर लोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आए, काफ़ी स्टूडेंट ने अटैम्प्ट भी किया था। तो ये जिस्ट है इस पर्टिकुलर कोर्स की ना, कि आपको काफ़ी वाइड इसका जो ना वास्ट होराइजन मिलता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मटेरियल पे, हमारा जो कोर्स का मटेरियल है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या, व्हाई शुड यू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, क्या इस वर्ड की एसेंस है, क्या हम इसमें डिस्कस क्या करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं इसमें। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, जो एक बड़ी पॉपुलर डेफिनेशन है, ट्रेडिशनली स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल गवर्नेंस और इन्वायरमेंटल साइंसेस, environmental issues. The field now includes other actors such as corporations and NGOs and an array. Array होता है एक set, किसी चीज़ों का group of additional issues such as culture, identity and ethics. देखें, अब इस
डेफिनेशन में उसने सारा एनवेलप कर दिया चीज़ को कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या आ रहा है। सबसे पहले उसने बता दिया कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस में दो फैक्टर्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अब वो कौन से फैक्टर हैं? स्टेट वन और स्टेट टू। अब आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें कि अब दो लोग हैं, कोई ये एक बंदा है और सॉरी मेरा माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा सही से, तो ये आपका जो ना दूसरा बंदा है। अब ये इन्होंने जो इंटरैक्ट करना है ना, वो इनका ह्यूमन इंटरेक्शन होगा। अब उनको आप रिप्लेस कर लें, एक बंदे को स्टेट वन से, एक बंदे को स्टेट टू से। स्टेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियासत, रियासत से हम हमारा मतलब है कंट्रीज़, ममालिक। दुनिया में जो 204 ममालिक है ना, वो किस तरह से आपस में इंटरैक्ट करेंगे, वो इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब उसमें इंटरेक्शन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? आप फॉर इंस्टेंस बेसिक लेवल पे देख लें कि अगर आप दो ह्यूमंस आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उनकी क्या इंटरेक्शन होती है? आपस में उनकी दोस्ती होती है, आपस में उनकी दुश्मनी होती है, आपस में उनका उधार होता है, आपस में एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। मतलब हज़ार जो मामलात होते हैं, किसी ने किसी के साथ बिजनेस करना है, किसी ने किसी एक के पैसों पे नज़र रखी है, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पे नज़र रखी हुई है। उसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम देखते हैं कि जो दो फैक्टर्स हैं ना, दो लोग हैं, वो दो लोग रिप्लेस हो गए हैं स्टेट से, ममालिक से। तो वो ममालिक के क्या मैटर्स होते हैं? किसी तरह किसी मुल्क ने किसी मुल्क से उधार लेना है, किसी मुल्क ने किसी मुल्क की टेरिटरी पे नज़र रखी हुई है, किसी मुल्क की किसी मुल्क से दुश्मनी है, या किसी मुल्क की किसी मुल्क से दोस्ती है। अगर दोस्ती है तो वो किस बिना पे है? तो ये वाली सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की एसेंस ये है। अब उसमें उसने फैक्टर्स भी बता दिए कि भाई सिक्योरिटी हो जाता है, इकोनॉमी हो जाता है, जो मेजर फैक्टर है, फॉरेन पॉलिसी हो जाता है, खारजा पॉलिसी जो आपकी होती है कि यार आपने अगर किसी मुल्क के साथ ट्रेड करनी है, किसी मुल्क के साथ आपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने हैं, तो उसमें आपके मुल्क की क्या पॉलिसी होगी, वो फॉरेन पॉलिसी होती है आपकी। उसमें आपने कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऐसे तो नहीं ना कि आपको अगर चाइना कह देता है कि यार मुझे बलूचिस्तान आधा मेरे हवाले कर दो, तो आप उसको ऐसे सीधे-सीधे हवाले तो नहीं कर दोगे ना। उसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी आएगी कि यार आपने अपनी जो होती है सॉवरेनिटी, जो हमने लास्ट टाइम चीज़ डिस्कस की थी, वो उसका बड़ा ध्यान रखना है कि भाई वो ब्रीच नहीं होने देनी। अगर आपने अपना पूरा सूबा ही दे दिया उसे, तो फिर आपका तो सॉवरेनिटी ब्रीच हो जाएगी। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में हमने जो ना देखना होता है फॉरेन पॉलिसी में। ह्यूमन राइट्स, अब खुद हिसाब लगाएं कि पैलेस्टाइन में जो इशू चल रहा है, वो पैलेस्टाइन के लोगों के लिए पाकिस्तान के लोग अगर खड़े हो रहे हैं, या फिर यूएस में अगर कोई क्राइम हुआ है। यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड का एक इशू हुआ था, आपको याद होगा लास्ट ईयर, जिसमें एक था अफ्रीकन अमेरिकन था, उसको एक पुलिसमैन ने अपनी वो नी के नीचे दे के मार दिया था। वो अब यूएस हिस्ट्री में भी शायद पढ़ो। तो उसका इशू इतना रप्ट हुआ था कि पूरी दुनिया में उसके अगेंस्ट स्ट्राइक्स हुए थे, और हर तरह के लोगों ने चीज़ें की थी। तो वो इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ थी वो। अब कहाँ कहीं पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो जी रही सर। होगी ना, आप जैसे बर्मा में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही होगी ना, तो उसका अगर पाकिस्तानी कह रहे होंगे, या कहीं चाइना में उगर जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर हो रही है सब्जुगेशन, तो वो सारी चीज़ें अगर ग्लोबली डिस्कस हो रही होंगी ना, यूएन ने अगर कह दिया कि चाइना में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही है, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट होगी कि वो ग्लोबली एक मुल्क के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही है ना, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस का शायद पार्ट ना हो, क्योंकि वो मुल्क की अपनी मामला है। लेकिन जब कोई चीज़ इंटरनेशनल हो जाए ना, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट आ जाती है। ग्लोबल गवर्नेंस आती है। ग्लोबल गवर्नेंस में क्या होती है कि आपकी यूनाइटेड नेशंस, फॉर इंस्टेंस आप कहते हो कि यार थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, सोवियत यूनियन जब था, तो सोवियत यूनियन का ये था कि वो एक मुल्क था और वो डिफरेंट ममालिक, एक कह लो कि यूनियन था जिसमें डिफरेंट ममालिक का मजमुआ था, और एक तरह की गवर्नेंस चल रही थी। तो वो ग्लोबल गवर्नेंस होती है कि यार आप फॉर इंस्टेंस आप कह लेते हो कि यार एफ फॉर एग्जांपल आपके लिए ज़्यादा अच्छा एग्जांपल होगा कि एफ में अगर फैसला हो जाता है कि पाकिस्तान अल्लाह न करे ब्लैक लिस्ट है, उसकी बेसिस पे जितने भी ममालिक उसका पार्ट हैं वो पाकिस्तान के साथ अपना ट्रेड ख़त्म कर देंगे। दैट इज़ ग्लोबल गवर्नेंस। कि एक किसी बॉडी के फैसले पे आपके ममालिक
की डिसीजंस हो रही होती हैं वो ग्लोबल गवर्नेंस है। उसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आ जाते हैं कि जैसे पेरिस एग्रीमेंट का आपको मैंने उसमें भी बताया था, जनरल सस्टेनेबिलिटी में भी, कि पेरिस एग्रीमेंट में ये फैसला हुआ कि सारे ममालिक मिल के कार्बन एमिशंस अपनी कम करेंगे, जिससे जो अर्थ का टेम्परेचर जहाँ पे 2 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज करना है उसको लिमिट किया जाए कि 1.5 डिग्री से नीचे नीचे रहे। तो उसमें ममालिक को कहा गया कि यार आप अपनी कार्बन एमिशंस कम करते जाएं, तो जिसमें चाइना ने, यूएस ने प्रॉमिस किया कि यार हम लोग अपनी कार्बन एमिशंस बाय 50%, बाय 100% कम करेंगे इस साल तक। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, क्योंकि वो ऐसा इशू है जो सिर्फ एक मुल्क को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो ग्लोबली अफेक्ट कर रहा है। अब यूएस में अगर कार्बन एमिशंस हो रही हैं और एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट को किया जा रहा है डैमेज, तो उसकी बेसिस पे पाकिस्तान में भी उसके असरात दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखें, हवा और एटमॉस्फेयर तो सारों की सांझी है और वो मतलब हर कोई सेम एयर ब्रीथ करता है। ये तो नहीं ना कि एक यूएस का सिटीजन या एक ब्रिटेन का सिटीजन डिफरेंट ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहा है एक पाकिस्तानी सिटीजन से। तो इस वजह से वो सारे इशूज़ भी इंटरनेशनली डिस्कस किए जाते हैं वाया इंटरनेशनल रिलेशंस। अब उसमें जो नए एस्पेक्ट्स आ गए हैं वो एनजीओज़ के आ गए हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जो मतलब आप देखा होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, आप अपनी स्टडीज़ में पढ़ोगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल्स की या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं ग्लोब ईयरली एनुअली, जिस पे वो बता रहे होते हैं कि फ़लाने मुल्क का फ़लाना फैक्टर, मतलब फॉर इंस्टेंस आप कह लो कि पाकिस्तान का जो वुमेन राइट्स इक्वालिटी का इशू है या फेमिनिज्म का है या फिर कोई पॉवर्टी का है, ग्लोबली जो फैक्टर्स या रेटिंग्स होती हैं ना वो इशू करते हैं और किसी केस स्टडी, किसी चीज़ की केस स्टडी करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर बर्मा में मुसलमानों पे कुछ सब्जुगेशंस या उन पे जुल्म हो रहा है ना, तो उस चीज़ पे वो स्टडी करेंगे। तो एनजीओ इस चीज़ में एक नया कॉन्सेप्ट है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आ गई हैं। array of additional issues such as culture, identity and ethics। अब ग्लोबली आप देखेंगे, अब फॉर इंस्टेंस आपका एक है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब वो किस चीज़ पे बेस्ड है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन? वो बेस्ड है आपके एक रिलीजन पे। जितने भी रिलीजन मुस्लिम ममालिक है ना, वो आपस में मिल के उन्होंने एक बॉडी बनाई है जो सारे इस्लामी ममालिक के मैटर्स को देखती है। तो इस वजह से वो किस बेस पे कि यार आपकी आइडेंटिटी की बेस पे कि यार सारे मुसलमान हैं, कल्चर की बेसिस पे भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस आप कह लो कि यार अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया अपने कल्चर थोड़ा सिमिलर है ना, तो इनकी बेसिस पे एक ऑपरेशन बनाते हैं जिसको आप कल्चर की बेसिस पे करते हो। एथिक्स की बेसिस पे भी हो सकते हैं कि यार आप कहते हो कि यार आपने ममालिक ने आपस में जंग नहीं करनी। फॉर इंस्टेंस नेटो है, आप कहते हो कि यार आपने जितने भी नेटो के ममालिक है ना, उनमें से किसी एक मुल्क पे कोई मुल्क हमला करेगा ना, तो नेटो के सारे ममालिक मिलके उसके ऊपर मतलब उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। दैट इज़ एथिकल इशू कि यार किसी के ऊपर हमला नहीं करना। तो ये वाली सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्कस कर रहे होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप बीच में माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, वर्ड क्या है और इसमें क्या हम डिस्कस करते हैं? जी सर। जी सर। तो कोई बताएगा क्या आपके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग है आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की? यस सर। वुड एनीवन लाइक टू शेयर कि क्या आपने अखज़ किया है इंटरनेशनल रिलेशन से कि जो एक सब्जेक्ट है 100 मार्क 200 मार्क्स का एसेंशियली, लेकिन 100 का हम करेंगे, तो इसमें क्या होता क्या? हमारे पास 5 स्टूडेंट्स और 5 में से कोई भी नहीं बोल रहा। सर इसमें स्टेट, ग्लोब इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब हम डिस्कस करते हैं सारे ग्लोब। एग्जैक्टली, कि दो स्टेट्स के बीच जो मामलात होते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स भी हो सकती हैं, तो उनके बीच जो मामलात होते हैं ना, वो हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब हमने डिस्कस कर लिया कि यार स्टेट्स के बीच में जो मामलात होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन में डिस्कस होते हैं। हमें पता ही नहीं स्टेट क्या है, स्टेट है क्या। अब स्टेट आया एक ममालिक का मजमूआ है, या फिर एक सिंगल ममालिक है, मुल्क है, या फिर कुछ
लोगों का ग्रो है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं इधर नेशन स्टेट सिस्टम में। नेशन स्टेट सिस्टम क्या है? अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेशन की क्या डेफिनेशन। नेशन अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी व्हिच मे बी डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी। अच्छा जी, नेशन क्या हो सकती है? आपने वर्ड बड़ा सुना होगा अपने सीएसएस के इस वेंचर में, स्पेशली पाक अफेयर्स में, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या थी? टू नेशन थ्योरी कोई बताएगा क्या थी? सर ये दो कौमी नजरिया था कि बरसगीर में सिर्फ एक कौम आबाद नहीं है। अच्छा, तो किस बेसिस पे था ये नजरिया? सर ये रिलीजन पे भी बेस था। ठीक है, बिल्कुल सही। खैर, आपको इस चीज़ पे क्वेश्चन भी आ सकता है पार्ट अफेयर्स में, तो दिस बाय द वे यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद दिस। अच्छा, टू नेशन थ्योरी में ये नज़रिया था, जो दो कौमी नज़रिया इन्होंने मेंशन किया, उसमें ये था कि यार आपके जो बड़े सगीर है ना, सब कॉन्टिनेंट, उसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, एक मुस्लिम और एक हिंदूज। ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं और इन दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। इन दोनों की अलग अलग लैंग्वेज है, इन दोनों का अलग अलग कल्चर है, इन दोनों की अलग अलग एथनिसिटी है। अब वो मुल्क नहीं थे, वो कुछ ग्रुप्स थे। अब वो दो नेशंस थी। दो नेशंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक मुल्क बने। दो नेशंस की सेम लैंग्वेज होती है, कल्चर होती है और एथनिसिटी होती है। कि यार फॉर इंस्टेंस आप कह लो कि एक स्टेट के अंदर भी जो ना मुख्तलिफ नेशंस पाई जा सकती हैं। और इसी वजह से हमारे सब कॉन्टिनेंट उस टाइम पे एक मुल्क था जिसके अंदर दो डिफरेंट नेशंस थी और बाद में फिर वो नेशंस स्टेट बन गई। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेट पे कि स्टेट क्या होती है। Legal territorial entity composed of stable population and a government. It possesses a monopoly over the legitimate use of force. Its sovereignty ये चीज़ आपको बड़ी बीच में आएगी, is recognized by other states in the international system। अच्छा जी, अब हम इसको तोड़ लेते हैं कि यार इस डेफिनेशन में वो बता क्या रहा है। स्टेट एक टेरिटोरियल एंटिटी है। टेरिटोरियल एंटिटी मतलब टेरिटरी है, उसके पास एक जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, वो जिसके अंदर स्टेबल पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट, जिसके अंदर पॉपुलेशन भी है कुछ और उसकी अपनी गवर्नमेंट भी है। अब हम देख लेते हैं कि टू नेशन थ्योरी में जो स्टेबल पॉपुलेशन थी, वो उस टाइम पे स्टेबल पॉपुलेशन नहीं कंसिडर की जा रही थी हिंदूज की और मुस्लिम की, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे इलेक्टोरेट का इतना इशू हो रहा था और काफ़ी और मसले हो रहे थे, जिसकी वजह से वो नेशन थी लेकिन एक स्टेट नहीं बन सकती थी, बिकॉज आप डिफाइन नहीं कर सकते। सेकंड, उनके पास ये चीज़ थी कि उनकी स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं थी सेपरेट, तो इस वजह से वो स्टेट नहीं थे। तो स्टेट की ये निशानी होगी कि उसके पास सबसे पहले टेरिटोरियल एंटिटी होगी, एक कोई मैप होगा, कोई जोग्राफिकल लोकेशन होगी, उसके अंदर उसकी एक पॉपुलेशन होगी और तीसरी चीज़ उसके पास उसकी अपनी गवर्नमेंट होगी कि वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उन पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर गवर्न कर सकेगा, तो वो एक स्टेट होगा। दूसरी, ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, इट पोजेसेस अ मोनोपोली ओवर लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स। कि यार उसके पास राइट है उस गवर्नमेंट के पास कि वो ताकत का इस्तेमाल करके कोई हुक्म मनवा सकता है, कोई अपनी लॉज इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब देखें, आइन जो है आपका, वो आपके लॉ मेकर्स बनाते हैं, आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। आपके जो लॉ मेकर्स हैं नेशनल असेंबली में बैठे हुए, वो लोग आपका कानून बनाते हैं और वही इम्प्लीमेंट होता है बाद में। तो एक उनके पास लेजिटिमेट राइट है यूज़ ऑफ फोर्स का। क्या अगर नेशनल असेंबली यूनानिमसली अप्रूव कर देती है कि यार आपने फॉर इंस्टेंस कोई भी जो है ना बंदा मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, आज से सब गाड़ी चलाएंगे, तो नेशनल असेंबली में ये यूनानिमसली अप्रूव हो जाती है। तो जब वो अप्रूव हो जाएगी ना, तो वो लॉ बन जाएगा। लॉ बनने के बाद फिर मुल्क के जो इदारे होंगे ना, वो फोर्स का इस्तेमाल करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हेलमेट जब उन्होंने मस्ट कर दिया था, तो तब आपके पुलिस वाले, वार्डन्स, ट्रैफिक पुलिस वाले, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था लॉ, और वो चीज़ फिर यूज़ ऑफ फोर्स से हुई थी। इसी तरह एक स्टेट के अंदर इस तरह से आप लॉ इम्प्लीमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स। तीसरी चीज़ क्या है? Its sovereignty is recognized by the states in the by other states in the international system। sovereignty आपकी सालमियत जो है
वो सारे मुल्क उसको रिस्पेक्ट करते हैं कि मतलब आप एक स्टेट तब मानी जाएगी जब सारे ममालिक एक्सेप्ट करेंगे कि यार ये एक मुल्क है और इसमें हमने इंटरवीन नहीं करना, इसके अपने मामलात हैं, सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन आता है कि आपके सारे ममालिक से ये चीज़ को अप्रूव कराना, और सॉवरेनिटी होती है कि आपने इसके मामलात में नहीं दखलंदाजी करनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे इसके इस मुल्क को मसला होगा। फॉर इंस्टेंस आपने अपने एजेंट्स भेज के इधर इस मुल्क की के अंदर दंगा फसाद नहीं फैलाना, तो वो भी सॉवरेनिटी के अंदर आता है। ये आ गई आपकी स्टेट। नेशन स्टेट तीसरी चीज़ आ जाती है जो दोनों का मजमूआ है। अ नेशन विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ जोग्राफिकल कन्फाइंस ऑफ अ स्टेट। अगर एक नेशन एक जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है ना, तो वो नेशन स्टेट है। फॉर इंस्टेंस आप आपने नेशन का भी पढ़ा, आपने स्टेट का भी पढ़ा। अब आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जैसी नेशन है या मतलब नहीं है? आप लोग को आवाज आ रही है? सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर मैंने इसमें नेशन स्टेट में कहा कि स्टेट के अंदर जब एक तरह की नेशन एग्जिस्ट करती है तो उसको हम नेशन स्टेट कह सकते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, उसके अंदर एक पाकिस्तान स्टेट के अंदर एक तरह की नेशन एग्जिस्ट करती है? आप लोगों ने नेशन की भी डेफिनेशन देखी, स्टेट की भी डेफिनेशन देखी, लेकिन अब दोनों का मजमुआ बनाते हैं और आपसे मैं पूछता हूँ कि यार आपको लगता है कि पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है? नेशन स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर एक ही तरह की नेशन, मतलब उनकी लैंग्वेज, कल्चर और एथनिसिटी सेम है। आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है? नो सर, पाकिस्तान एक नेशन स्टेट नहीं है। यहाँ पे सिंधी अलग लैंग्वेज है, पंजाब वालों के अलग है, खैबर पख्तूनख्वा के अलग है, और इसके अलावा कल्चर में भी डिफरेंस है, और इसके अलावा क्या कहते हैं वो मजहबी भी तजाद भी कहीं पैमाने पे पाया जाता है, अकलियतों को भी अपने अंदर समोए हुए है। इस लिहाज से मेरे तो ख्याल से ये नेशन स्टेट तो नहीं बन सकती। एग्जैक्टली, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन, हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी, लैंग्वेज, कल्चर और एथनिसिटी। लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हैं, आपकी चारों प्रोविंसेस के अलावा बड़ी लैंग्वेजेस हैं जो आपकी एक पाई जाती हैं। कल्चर डिफरेंट है, आपका एरिया के हिसाब से कल्चर चेंज हो रहा होता है। एथनिसिटी चेंज है, पाकिस्तान के अंदर आपको डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से लोग मिलेंगे। आप जिस तरह की आपका कास्ट सिस्टम है वो आपका अक्सर एथनिसिटी पे बेस्ड होता है। तो इसी वजह से आपकी स्टेट है ये पाकिस्तान अब लेकिन ये नेशन नहीं, अब एक नेशन नहीं कंसिडर हो सकती। ऑल्दो आपका नेशनलिज्म काफ़ी इसमें काउंट होता है, लेकिन आप उसको नेशन कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आता है कि आप कहते हो कि पाकिस्तान एक स्टेट है, और नेशन स्टेट होता है कि जब एक ही आप फॉर इंस्टेंस कह लेते हो, किस मुल्क की एग्जांपल है, फॉर इंस्टेंस आप कह लेते हो कि लग्जमबर्ग में एक तरह के लोग रहते हैं, तो मुल्क ही इतना छोटा सा है, ऊपर से उधर एक तरह के लोग हैं, तो इस वजह से उसको एक नेशन स्टेट आप कंसिडर कर सकते हैं। सेम एथनिसिटी है, सेम लैंग्वेज है, सेम कल्चर है, तो वो एक नेशन स्टेट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान को एक नेशन स्टेट कंसिडर नहीं कर सकते, वो एक स्टेट होगी। तो तालिबान ऑन दी अदर हैंड कैन बी अ नेशन टू, इफ़ यू थिंक अबाउट इट। तो ये आपका नेशन स्टेट सिस्टम है कि नेशन ये होती है, स्टेट ये होता है, और नेशन स्टेट ये होती है कि जब स्टेट के अंदर एक तरह की नेशन पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी चीज़ आ जाती है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़, सॉवरेनिटी। ये आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने इस चीज़ का बताया, अब दोबारा मैं कहता हूँ सॉवरेनिटी क्या चीज़ है। सॉवरेनिटी सालमियत उर्दू में कह रहे होते हैं फॉर सिंपल, लेकिन हमने इंग्लिश टर्म्स में पूछना है कि क्या है सर सॉवरेनिटी। द कंडीशन ऑफ अ स्टेट हैविंग कंट्रोल ओवर इट्स own territory and being free from any sorry मैं आगे क्या कर दूँ from any legal authority. States with sovereignty have general expectations of autonomy and non-inheritance interference. अच्छा, the condition of a state having control over its own territory, एक मुल्क की अपनी टेरिटरी, एक उसके अपने जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर उसका जो कंट्रोल होता है ना, उसको सॉवरेनिटी कहेंगे। बीइंग फ्री फ्रॉम एनी हायर लीगल अथॉरिटी। हायर लीगल अथॉरिटी का मतलब क्या है कि एक मुल्क के अंदर उसका अपना रूल ऑफ लॉ ही सबसे बड़ी अथॉरिटी होगी, उससे ऊपर कोई नहीं है।
यूनाइटेड नेशंस भी नहीं है, उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का कंट्रोल है उस पर यूएस यूनाइटेड स्टेट्स को भी राइट नहीं है कि वो उसमें इंटरवीन करे। कोई हायर लीगल अथॉरिटी नहीं है। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूके, किसी को राइट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी सॉवरेनिटी है। वो अपना कंट्रोल अपने मुल्क पे खुद रखेगा, कोई दूसरा उसके ऊपर नहीं हुक्म जारी करेगा। अपने ममालिक अब किसी के ऊपर राज नहीं कर रहे, तो उनके बस एक दूसरे के साथ टाइज होती हैं, ट्रेड्स होते हैं, जो कुछ टेंशन्स की बेसिस पे ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान का इंडिया के साथ जब टेंशन्स क्रिएट होती हैं तो वो हुक्म नहीं करता पाकिस्तान के ऊपर, वो पाकिस्तान से अपने ट्रेड टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म करता है। या फिर अब इसराइल के साथ पाकिस्तान के टाइज नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान का हुक्म नहीं है इसराइल पे, या इसराइल का पाकिस्तान पे हुक्म नहीं है, उनके आपस में टाइज ही नहीं है। आप उधर जा भी नहीं सकते, आपका वीज़ा भी नहीं लगता उधर का। तो ये उनका तरीका होता है इंटरनेशनली सोवरेनिटी को हैंडल करने का। States with sovereignty have general expectation of autonomy and non-interference। Autonomy मतलब क्या होती है कि वही चीज़ आ जाती है। Autonomy का मतलब होता है कि आपका अपना कंट्रोल है अपने मुल्क पे, ऑटोनमस हो आप, आपको किसी बाहर की ताकत की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्थ कोरिया का ये हाल है कि नॉर्थ कोरिया के किसी दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड टाइज नहीं है। वो तो बैक चैनल पे चल रहे होंगे, लेकिन इंटरनेशनली उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया हुआ है कि आपने नहीं करना। ऑटोनमसली वो कंट्री चल रही है और ठीक ठाक चल रही है, और उन्होंने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप कर लिए हैं जो वो इंटरनेशनली अनाउंस नहीं करते हैं। और ये क्योंकि वो किसी और मुल्क पे रिलाई नहीं कर रहे हैं। तो आपकी सोवरेनिटी ये क्या है कि आप ऑटोनॉमी होगी, आपकी अपने आप पे अपना कंट्रोल होगा, आपने कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा आप पे। नॉन इंटरफेरेंस की यार, अगर पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल मैटर है, पाकिस्तान की नेक्स्ट गवर्नमेंट इलेक्ट करनी है, उसमें पाकिस्तान के अपने लोगों का राइट है कि वो खुद चूज़ करें अपना लीडर, खुद अपनी गवर्नमेंट चूज़ करें। कोई बाहर का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई दूसरा मुल्क इस चीज़ में अपनी टांग ना अड़ाए। ये है नॉन इंटरफेरेंस। और सिर्फ ये पॉलिटिकल मैटर्स नहीं, आपके हर मुल्क के मैटर पे जो है डिपेंड कर रहा होता है। तो ये है आपकी सॉवरेनिटी, कि सॉवरेनिटी जब आपको अब कहा जाएगा कि आप किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी ब्रीच नहीं करनी, तो आपने ये ध्यान रखना कि उसका कंट्रोल ममालिक का अपना होगा, कोई उससे ऊपर की अथॉरिटी नहीं होगी। यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान से ऊपर की अथॉरिटी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस सिर्फ एक ग्रुप है कुछ ममालिक का, जो कि मामलात को डिस्कस करता है और आपस में उस चीज़ की कह लो कि सजेशंस देता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी चीज़, उसके पास ताकत नहीं है यूनाइटेड नेशंस के पास कि कोई वो चीज़ किसी मुल्क पे इम्प्लीमेंट कर पाए। वो सिर्फ ये कर सकता है कि यार उसमें जाके आप डिस्कस कर सकते हो कि यार इसराइल पैलेस्टाइन पे हमले कर रहा है और ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ कर रहा है, तो आप सारे ममालिक मिलके जो ना इसराइल के अगेंस्ट अपना ट्रेड बंद कर दें। ये यूनाइटेड नेशंस में हो सकता है, और वो मुल्क ममालिक की मर्ज़ी है कि वो उसके साथ ख़त्म करते हैं या नहीं ख़त्म करते। दैट्स, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है कोई ऊपर की। मुल्क जो है वो अपनी सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी है, उसकी अपनी गवर्नमेंट। उसके बाद जी, ये आपका इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप है, जिसमें आपके डिफरेंट ममालिक हैं। अब यहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि सारे जो ममालिक हैं वो बेस्ड ऑन देयर टेरिटरी, बेस्ड ऑन देयर नॉट एग्रीकल्चरल, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी दूसरे मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के अंदर इंटरवीन करने का परमिशन नहीं है, और एक एथिकली गलत चीज़ मानी जाती है कि आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर मामला कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के अंदर अब कुलभूषण यादव जब इंटरवीन कर रहा था, तो पाकिस्तान ने इसी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना केस विन किया है, क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच कर रहा था वो बंदा। इंडियन एजेंट था हु एक्सेप्टेड दैट ही इज़ अ रॉ एजेंट, और वो सॉवरेनिटी को ब्रीच कर रहा था। इस वजह से पाकिस्तान इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द राइट हैंड, और इंडिया इस जगह पे जो ना रॉन्ग है। तो that's this map actually shows you कि sovereignty कितनी important है। You have to remain inside your own country and deal with your own matters। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये कुछ वर्ड्स हैं, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को एनालाइज कर रहे होते हैं ना, तो हम किन चीज़ों को ध्यान रख रहे होते हैं। इन वर्ड्स का आपने मीनिंग समझना है, और फिर आपको जो एनालिसिस मांगा जाता है ना अक्सर एग्जाम्स में,
तो तब आपको उस एनालिसिस की समझ आएगी कि आप किस तरह से एनालिसिस करने जा रहे होते हैं। पहला वर्ड आता है हमारे पास ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी का क्या मतलब है? द वर्ल्ड इज नोएबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव विया सेंस ऑफ परसेप्शन एंड एनालिसिस। सीधी सीधी चीज़ है कि आप फॉर इंस्टेंस अगर आप CSS के स्टूडेंट नहीं है, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आपने बस ऐसे ही नॉर्मल आप बंदे आए हैं और आपने थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद आपको एनालिसिस करने पे कह दे कि यार कैसे चीज़ें ऑपरेट करती हैं, तो आप देखोगे कि यार फॉर इंस्टेंस लास्ट टाइम यूएस की हमने एग्जांपल ली थी कि यूएस जो सुपर पावर है या यूएस इंटरवेंशनिस्ट है, तो वो किस वजह से है? तो मैंने आपको बताया था कि यार वो अपनी हिस्ट्री की वजह से, कि जिस तरह से उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाई थी, जिस तरह से उसने वर्ल्ड वॉर्स में उसकी इंक्लूजन इंक्लूजन थी और जिस तरह से उसने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपनी प्रमोट किया, तो उस वजह से उस तरह आई। लेकिन एक बंदा जिसको ये चीज़ें नहीं पता ना, तो वो बस चीज़ों को देखेगा, एनालाइज करेगा कि यार ये इस वजह से है क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इसके पास बड़े पैसे हैं, इसके पास बड़ी मिलिट्री माइट है। तो वो ओंटोलॉजी होगी कि आपने अपने सामने चीज़ों को देखना है और उन चीज़ों को उस बेसिस पे एनालाइज करना, एनालिसिस करना कि यार ये चीज़ है तो ये क्यों है। अब एक बंदे को जिसको यूनाइटेड नेशंस का नहीं पता होगा, वो यही समझेगा कि कोई हायर अथॉरिटी है मुल्क से, लेकिन उसको जिसको सॉवरेनिटी का पता है कि यार सॉवरेनिटी में ये नहीं होता कि कोई हायर अथॉरिटी नहीं होती, तो परसीव करेगा वो उस चीज़ को और उस चीज़ पे एनालिसिस करेगा, तो वो ओंटोलॉजी होगी। दूसरी चीज़ क्या आती है? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी? वी कैन डिसर्न पैटर्न्स एंड पास्ट एंड ऑनगोइंग occurrences. We can utilize our observations to make predictions about the future. अच्छा, यहाँ पे आपका फिर स्टडी और एनालिसिस काम आएगा। जो मैं बता रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर क्यों है, तो इस वजह से है क्योंकि उसने पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें की हैं, ऐसी कुछ उसकी अचीवमेंट्स हैं, इस तरह का उसने प्रमोट किया है अपनी वैल्यूज़ को, कि वो अब उसको आप सुपर पावर कह सकते हो। आपका चाइना है, चाइना का कहा जाता है कि यार चाइना इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर। चाइना का कहते हैं कि यार चाइना की ये उसमें है, एसेंस में है कि यार ये हमेशा रूल करता है। इसको इसकी जो पुरानी डायनेस्टीज़ भी हैं ना, वो बड़ी रूलिंग डायनेस्टीज़ थी। हान डायनेस्टी थी, दूसरी डायनेस्टीज़ थी, वो बड़े फिनोमिनल डायनेस्टीज़ थी। तो इस वजह से चाइना इस तरह से उसकी एक आदत है, तो वो एपिस्टेमोलॉजी में आएगा कि यार आप चीज़ को हिस्टोरिकली स्टडी करते हो, उसके पैटर्न्स को स्टडी करते हो और फिर आप उनकी उस बेसिस पे एनालाइज करते हो कि यार ये मुल्क इस तरह से क्यों है, या फ्यूचर प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि यार फॉर इंस्टेंस अब मैं कहता हूँ जिस तरह से मैंने स्टेटमेंट दी कि चाइना आगे जाके राइज करेगा और आगे जाके सुपर पावर, पोटेंशियल सुपर पावर बन सकता है। क्यों? क्योंकि पहले से उसकी डायनेस्टीज ऐसी थी, उन लोगों में ऐसी पैटर्न है और उस तरह से हिस्ट्री इस तरह की थी कि वो बन सकते हैं। और ये हमारी दो चीज़ें बेसिस होती हैं जिन बेसिस पे हम जो ना देख रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को। फिर हमारा एनालिसिस के लेवल्स आ जाते हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में जब देखते हैं कि कोई चीज़ कोई चीज़ कुछ इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। फॉर इंस्टेंस आपका कोई ग्लोबल मामला है, कोई ग्लोबल इशू है, वो आपको किस किस लेवल पे अफेक्ट कर रहा होगा, उसकी बेसिस पे आप एनालिसिस करते हो। अब उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक इंसान के लेवल पे उसको क्या इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अब मैं कहूँ कि कोई इंटरनेशनल इशूज़ इंडिविजुअली मुझे कैसे इफ़ेक्ट कर रहा होगा। सबसे बड़ी चीज़ है आपका कोविड है, आजकल जो आपने देखा हुआ है, वो एक ऐसा इशू है जो ग्लोबली फैला है और हर इंडिविजुअल को उसने अफेक्ट किया है। आपके लॉकडाउन्स लग गए, आपकी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, आपके जो एम्प्लॉयमेंट है वो अफेक्ट हुई है, तो वो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल टू। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट पे चलते हैं हम, डोमेस्टिक या नेशनल। नेशनल का मतलब क्या है कि एक नेशन के अंदर कैसे आपका इंटरनेशनल इश्यूज अफेक्ट कर रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि यार FATF है, FATF का आपका इशू आपके मुल्क को भी अफेक्ट कर रहा है, एज इन कि आपके बजट उससे अफेक्ट हो रहा है। आपके बजट में जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं, या आपके जो आपने एक चीज़, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, ऑस्टेरिटी मेजर्स आपने पढ़ा होगा। ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होती हैं कि यार आपने अपनी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं ना, वो कट डाउन करनी है ताकि आपके मुल्क के अखराजात कम हों और आप लोग अपने
जो लोन्स है ना वो पे कर सको। ये ऑस्टेरिटी मेजर की सजेशन कहाँ से आई है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आई है कि आपके मुल्क के जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ IMF के। यार IMF ने ये कहा है कि आपने आपके जो कर्जे वगैरह हैं या आपके जो इश्यूज हैं उनकी वजह से आप अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स कर लो। तो ये आपको पता लग रहा है कि एक इंटरनेशनल इश्यूज आपके डोमेस्टिक लेवल पे किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है या नेशनल लेवल पे। सिस्टमिक क्या होता है? सिस्टमिक होता है कि यार एक मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, फॉर इंस्टेंस डेमोक्रेसी आपकी, डेमोक्रेसी किस तरह से अफेक्ट हो रही है? फॉर इंस्टेंस आपका कह लो मोनार्की होती है। अब कुछ ममालिक में फॉर इंस्टेंस सऊदी अरेबिया में मोनार्की चलती है, तो मोनार्की की वजह से आपका कोई आस्ता आस्ता जब आपने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम 16th सेंचुरी से ऑनवर्ड आपकी मोनार्की आस्ता आस्ता डिमोलिश होती गई और आपकी डेमोक्रेसीज आती गई। वो किस वजह से आती गई? क्योंकि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो कि बड़ा परफेक्ट तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन इतना ये एफिशिएंट है कि जिन ममालिक में डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट होती है वो बहुत कम एक दूसरे के साथ वॉर पे जाते हैं, कि मतलब उनके बीच में जंगें नहीं होती डेमोक्रेसी में, ये कहा गया। और इसी वजह से लोग ममालिक ने डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी। इवन आप एक चीज़ पढ़ी भी होगी या सर्च करना, वो है अरब स्प्रिंग जो कि आया था 2010 के बाद। उस अरब स्प्रिंग में आपके जो डिफरेंट अरेबियन कंट्रीज थी उन लोगों ने अपने जो गवर्नमेंट्स थी उनको डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया। फॉर इंस्टेंस आप कह लें कि यमन के जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट उसके लोगों ने सीज शुरू कर दी थी, स्ट्राइक शुरू कर दिए थे कि यार आप गवर्नमेंट में इतनी अरसे से ठहरे हुए हो तो आप उतर जाओ। आप इजिप्ट में डिफरेंट ममालिक में चले थे, तो वो इस तरह से क्योंकि दे स्टार्टेड टू गेट द सेंस कि यार यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है, जो जो ममालिक डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनके पास कितनी सेल्फ पावर है। आप किसी एक ख़ानदान को पावर दे देते हो और कि वो अगले पूरी एक सदी के लिए आपके मुल्क को रूल करे, रादर दैन वो किसी तरह के भी रूल बनाएगा आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, आप कुछ नहीं कह सकते। उसकी बजाय आप अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाओ। तो दैट्स हाउ सिस्टमिक international relations, how that's how systemically works on your own country or your own political system। ग्लोबल तो आपको पता ही है कि फॉर इंस्टेंस आप कह लेते हो कि यार ग्लोबली कोविड का ही केस ले लो कि यार आपके इतने ममालिक में इसकी इन्फेक्शन बढ़ रहा था, इस वजह से उन्होंने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर लिया। जिस तरह से एक मुल्क में अब पाकिस्तान रेड लिस्ट पे है यूनाइटेड किंगडम की, तो इस तरह से आपको पता लग रहा है कि पाकिस्तान और यूके का जो मैटर है वो या दूसरे भी ममालिक का मैटर है, इधर से उधर लोग फ्लाई नहीं कर सकते। दैट्स अ ग्लोबल मैटर कि इधर उधर ट्रैवल करना है आपने, और किसी ग्लोबल इशू की वजह से इफेक्ट हुआ है। तो दैट्स हाउ इंटरनेशनल रिलेशन अफेक्ट्स योर ग्लोबल मैटर्स टू। तो ग्लोबलाइजेशन की आप पढ़ेंगे भी कि क्या होती है ग्लोबलाइजेशन। तो यू गेट द आइडिया कि कैसे आपने एनालाइज करना है चीज़ों को, कि इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट कर रहा होता है, नेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा होता है, और सिस्टमिकली आपका जो सिस्टम है पॉलिटिकल उसको कैसे अफेक्ट कर रहा होता है, और ग्लोबली किस तरह से उसकी होती है effect। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़, अब ग्लोबलाइजेशन ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, एक टॉपिक है जो कि आपका सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं बाकी कोर्सेज में एसेंशियली जिस ऐसे में भी इसका आ जाता है। तो ये आपका ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? व्हाट डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन है? इसकी इतना जो डिस्कशन हो रही होती है, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि क्या ग्लोबलाइजेशन से आप समझते हैं? सर अक्सर कहा जाता है कि वर्ल्ड इज अ ग्लोब, तो मतलब इकानमी या दूसरे तमाम अफेयर्स इस तरह के मतलब शेयर किए जाते हैं, सोशल रिलेशन इत्यादि। एनीवन अ, एल्स? सर फ्री ट्रेड का कंसेप्ट, बॉर्डर को नॉर्मल कर दिया जाए, नो लिमिट, कोई वीज़ा वगैरह नहीं है, फ्री ट्रेड हो, ऑल जो बॉर्डर है वो सॉफ्ट कर दिए जाए, इस लिहाज से भी पूरी दुनिया को इकट्ठा कर दिया जाए एक इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी ग्लोबलाइजेशन। हाउएवर आप दोनों ने अच्छा मतलब बताया है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है आपकी जो ना डेफिनेशन है इसमें।
ग्लोबलाइजेशन में ये नहीं है कि हाँ आपने बॉर्डर्स को ख़त्म कर देना है और आपने फ्री ट्रेड कर देना है, और ग्लोबलाइजेशन में ये है कि आपके डिफरेंट जो ममालिक है ना वो आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड किस तरह से? बॉर्डर से नहीं, ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। इंटरेक्शन। तो पढ़ लेते हैं कि जी हम इसकी क्या डेफिनेशन बताई जा रही है। हिस्टोरिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग फंडामेंटल शिफ्ट or transformation in spatial scale of human social organization that links distant communities and expands the reach of power relations across regions and continents। अच्छा जी, ये बड़ी मिक्स्ड अप सी डेफिनेशन है, बड़ी वेग सी। तो हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि भाई क्या है ये डेफिनेशन में ग्लोबलाइजेशन। भाई फंडामेंटल शिफ्ट है। चलो सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, ग्लोबलाइजेशन का ऑपोजिट होगा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? ग्लोबलाइजेशन ये है कि आप किसी मैटर को अपने मुल्क तक महदूद ना रखो, उसको ग्लोबली देखो। उसको ग्लोबली कैसे देखो? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जॉर्ज फ्लॉयड एक अफ्रीकन अमेरिकन था जिसकी मौत हुई यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो एक पुलिस वाले ने उसका जो ना मर्डर किया था। अब वो सिर्फ था तो मैटर यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहे, यूनाइटेड स्टेट्स के सारी चीज़ें रहे, उसके अगेंस्ट बाकी ममालिक में स्ट्राइक क्यों हो रहे थे? वो इस वजह से हो रहे थे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि जो इशू है ना वो उस मुल्क में रहने की बजाय ग्लोबली, मतलब ग्लोब एज इन पूरा जो ग्लोब है ना दुनिया में जो है ना रोटेट कर रहे। अब फंडामेंटल शिफ्ट कैसे आया? पहले ममालिक का ये होता था कि हर मुल्क का जो अपना मैटर है ना वो उसके अंदर रहता था, लेकिन अब जो मैटर्स है ना वो फैल गए हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? अब बर्मा में कोई मसला हो रहा होगा ना, उसका उसके अगेंस्ट पाकिस्तान आवाज़ उठाएगा ना, वो ग्लोबलाइजेशन है। कि आप लोग ट्रेड ट्रेड का आपने ऑब्वियसली डिस्कस किया, ट्रेड भी आता है इसमें, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ये है कि आप बॉर्डर्स फिजिकली ख़त्म नहीं करोगे, आप वाया विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ योर वॉइस आप फ़ोन को ख़त्म करोगे। फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हो कि यार आप इस वक्त मैं बैठे बैठे अगर किसी यूएस में बैठे हुए स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो ग्लोबलाइजेशन है विद द हेल्प ऑफ मीडिया। और वो कैसे होगा? ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पढ़ रहे हो ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रादर देन के फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से दैट लिंक्स डिस्टेंट कम्युनिटीज, एक्सपैंड द रीच ऑफ पावर एंड रिलेशन अक्रॉस द रीजन एंड कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, अब आ जाते हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन में क्या मेजर फैक्टर होता है? ग्लोबलाइजेशन में मेजर फैक्टर होता है लोग। मुल्क नहीं होगा मेजर फैक्टर, लोग होंगे। ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा कि यार फॉर इंस्टेंस आप कह रहे थे सबसे बड़ी चीज़ है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में अगर आप डिस्कस करते हो कि यार ग्लोबली अगर फॉर इंस्टेंस आपका मुख्तारा माई का केस था, मुख्तारा माई के केस में आपके अपने मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उसको इतना एक्शन नहीं लिया, उसकी बजाय यूके के या यूएस की कुछ एनजीओज ने इस चीज़ का एक्शन ले लिया था, और उन लोगों ने मुख्तारा माई को रिलीफ प्रोवाइड की और उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो ये एक ग्लोबलाइज मैटर है कि आपके अपने मुल्क, क्योंकि वो किस वजह से, क्योंकि वुमेन राइट्स के अगेंस्ट वुमेन राइट्स अब्यूज़ किया था उस जो भी ट्राइब था, जो भी लोग थे उन्होंने, तो उसकी बेसिस पे एक यूके यूएस के सिटीज़न को मसला होगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये वुमेन राइट्स अब्यूज़ है, ये गलत है। तो उसकी बेसिस पे जब उन लोगों ने एक्शन लिया ना, तो वो ग्लोबलाइज मैटर बन गया। पाकिस्तान ने नहीं लिया तो वो पाकिस्तान का नेशनलिस्ट मैटर था, तो वो नहीं लिया, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन ग्लोबली अब उसी तरह से ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है। आप पैलेस्टाइन में जब इसराइल अटैक करता है, इसराइल ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करता है, तो उसकी बेसिस पे डिफरेंट ममालिक आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि सेम मैंटेलिटी है, सेम ग्राउंड पे वो कनेक्ट करते हैं उनसे। अब किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ कोई मतलब गलत चीज़ होगी, तो फिर पाकिस्तान या कोई दूसरा इस्लामी मुल्क उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा, तो वो एक ग्लोबलाइज मैटर बन जाएगा। कि उसमें ये होगा कि लोग कनेक्टेड हैं, आइडियाज़ कनेक्टेड हैं, लोगों की इंटरेक्शन कनेक्टेड है, तो वो ग्लोबलाइजेशन है। डायमेंशन देख लेते हैं हम इनकी कि यार ये क्या डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन की? एक्सेलरेटेड पेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले आप में से किसी ने बताया कि ट्रेड मुल्कों के साथ जो ना ईजी हो जाएगा। अब वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है कि यार आपने जब
फॉर इंस्टेंस आप कहते हो कि यार लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो पाकिस्तान का उज़्बेकिस्तान के साथ अब रिसेंटली फॉर इंस्टेंस इमरान खान गए थे उधर, उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उनसे मिले और उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन किए और उनकी बेसिस पे जो उज़्बेकिस्तान का जो ट्रेड रूट था वो चाइना से होते हुए पाकिस्तान में से गुजरेगा, सी पैक का रूट वो अडॉप्ट करेगा और अपनी ट्रेड करेगा। अब उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपने किसी दूसरे मुल्क का ट्रेड रूट यूज़ करते हुए अपनी जो ट्रेड है उसको, इकोनॉमी है जो आप अपनी उसको इंक्रीज़ करना है। वो ग्लोबलाइजेशन है कि आपने मुल्कों को कनेक्ट कर दिया आपस में और वो ट्रेड के थ्रू किया है, तो दैट्स इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। कि यार आपने उसके अलावा फॉर इंस्टेंस आपने चाइना के साथ अपने बेहतर करने रिलेशंस, आप चाइना को की जो ट्रेड होगी उस पर ड्यूटी कम कर दोगे, ड्यूटी फ्री कर दोगे उसे, इस तरह की कुछ आप इम्प्लीमेंट करोगे रूल्स, तो फिर जिसकी वजह से आपका वो ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो इंक्रीज़ होगी और आप कनेक्ट होगे आपस में। उसके बाद आप फॉर इंस्टेंस कह लेते हो कि उसका अपोजिट क्या होगा कि यार फॉर इंस्टेंस जब 2 साल पहले आज से डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना के अगेंस्ट अपनी जो ड्यूटीज़ थी या अपने जो टैरिफ्स थे वो बढ़ाना शुरू कर दिए थे, इवन 25% टैरिफ शुरू कर दिए थे क्योंकि उनका डिप्लोमेटिक वॉर चल रही थी उनके साथ, चाइना के साथ। तो वो तब आपका जो था डोनाल्ड ट्रंप वो एक नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट था, वो प्रेफर करता था कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसी मुल्क का क्या मसला है, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने लोग ज़्यादा प्यारे हैं। तो अपना मामलात अपने अंदर रख रहा था रादर देन यूनाइटेड स्टेट्स की। ये एसेंस नहीं है कि वो नेशनलिस्ट रहे, वो उसका जो एपिस्टेमोलॉजी है ना जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया, एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से वो हर मुल्क में इंटरवीन करता है और बाकी जो दुनिया के मैटर्स है उनके साथ वो उसका होता है इंटरेक्शन। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन एंड मीडिया। वही वाली बात आ जाती है कि अगर आपका एक न्यूज़ आउटब्रेक हुई है, फॉर इंस्टेंस अगर कहीं सैलाब आया है जापान में, तो उस सैलाब की न्यूज़ फट से पाकिस्तान में पहुंचेगी और यहाँ के लोगों को भी पता लग जाएगा, तो फिर वो एक इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन होगी कि आपको हर ग्लोबली जो मैटर हो रहे हैं ना, फॉर इंस्टेंस आपके प्राइम मिनिस्टर ने अगर यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच डिलीवर किया तो अगर वो लाइव आपको उसकी न्यूज़ सुनाई दे रही है या पहुंच रही है ना, तो दैट्स इंस्टेंटेनियस हो गया। टाइम एंड स्पेस कोलैप्सिंग, पिछली वाली चीज़ से ही कनेक्टेड है ये। टाइम एंड स्पेस कोलैप्सिंग किस तरह से कि यार आप जहाँ पे आपको पाकिस्तान से अगर यूएस जाना होता था, अपने आप को इतने दिनों लग जाते थे, महीने लग जाते थे विया शिप्स, अब वो आपको विद इन 24 आवर्स अगर आप पहुँच जाते हो कुछ आवर्स की डिस्टेंस पे, तो आपका जो टाइम है ना वो कोलैप्स कर गया, स्पेस कोलैप्स कर गया कि मतलब डिस्टेंस कम हो गया उन दोनों के बीच में। दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन कि आपके टेक्नोलॉजी आपकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपके जो टाइम और स्पेस कम हो गया हुआ है। ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अमर्जिंग। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है? कॉस्मोपॉलिटन ये होता है कि आपका ग्लोबली जब एक चीज़ कनेक्टेड होती है, फॉर इंस्टेंस आप कह लो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, तो वो पूरे दुनिया के जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना उनको मॉनिटर कर रहा होता है। तो वो कॉस्मोपॉलिटन सिस्टम है कि यार एक लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड ना, तो वो कॉस्मोपॉलिटन होगा। कल्चर इमर्जिंग की यार एक लॉ है ना, फॉर इंस्टेंस आप कहते हो ना ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है, आपने फॉर इंस्टेंस ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग आपने ग्लोबली अगर ये चीज़ कह दी गई है यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चार्टर में कि यार और ऑनर किलिंग आप नहीं कर सकते नो मैटर वर्ड, तो फिर वो लॉ इम्प्लीमेंट होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसमें क्या होगा, कॉस्मोपॉलिटन वो कल्चर है कि भी आपने ऑनर किलिंग नहीं करनी क्योंकि हर मुल्क ने एग्री किया है कि वो गलत है। उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम वर्जिंग ट्रांसफर ऑफ एलिजेंस फ्रॉम स्टेट टू सब स्टेट ट्रांसनेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज़। ये इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं कि यार पहले एक मुल्क का जो सिस्टम था ना वो बेस्ड होता था सिर्फ उस मुल्क की सिस्टमिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना उससे। फॉर इंस्टेंस एक पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना डेमोक्रेसी, वो उसी से कनेक्टेड होगा। लेकिन अब लोग अलाइन होना शुरू हो गए हैं कुछ ग्रुप्स के साथ, इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, जिसके थ्रू वो एक डिफरेंट सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसनेशनल क्या होता है कि मतलब डिफरेंट ममालिक के सिस्टम के साथ। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, मुझे ऑन दी अदर हैंड मुझे कम्युनिज़्म बड़ा पसंद है कि कम्युनिस्ट सिस्टम होना चाहिए, तो वो आपका जो नज़रिया है ना वो
ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि आप पाकिस्तान में रहते हुए एक रशियन पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते हो या सपोर्ट करते हो, दैट्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वरना तो आपको पता ही नहीं होगा। एलिजियंस टू स्टेट टू सब स्टेट, मतलब अगर अफगानिस्तान के अंदर लोगों ने खुद को एसोसिएट किया हुआ है उसकी गवर्नमेंट के अलावा तालिबान से, तो वो सब स्टेट फैक्टर के साथ हुए हैं, तो इस वजह से दैट्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। Recognition that major risks to humanity are global in scope increased question whether the states are proper entity or adequately address them. अच्छा, एनवायरमेंटल इशू हमने डिस्कस किया कि यार कार्बन एमिशंस की वजह से एक मुल्क की कार्बन एमिशंस अफेक्ट करती हैं दूसरे मुल्क को, तो ये एक ग्लोबल मैटर है। ग्लोबलाइजेशन आती है कि यार आपने सब ने मिल के ममालिक ने मिलकर इसके अगेंस्ट कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना है जिससे सारे मुल्क ज़रा कम करें, क्योंकि देखें पाकिस्तान के इन्वायरमेंटल जो क्या नाम है एक्सपेल होता है ना, उससे यूएस को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूएस अगर करेगा तो पाकिस्तान को इतना फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से हमने ये चीज़ को रिकग्नाइज़ करना है ऑन ग्लोबल लेवल के ह्यूमैनिटी को वो कैसे इफेक्ट कर रहा है। और मतलब यही आ जाता है कि कुछ जगह पे इस चीज़ इस स्टेटमेंट में इंक्रीज क्वेश्चन जो है इसमें ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि ग्लोबलाइजेशन क्या इतनी हद तक पहुंच गया है कि एक स्टेट को प्रॉपर एंटिटी आप कंसिडर कर भी सकते हैं कि नहीं, का हर चीज़ के लिए एक ग्लोबल इशू ग्लोबल कंसेंसस ही रिक्वायर्ड होता है, या फिर आप नेशनली भी इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। दैट इज़ जस्ट एन ओपिनियन। अच्छा, व्हाई शुड यू केयर अबाउट आई आर। ये एक पिक्चर है आपके सामने वर्ल्ड वॉर 2 की। अब इंटरनेशनल रिलेशंस, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड यू केयर अबाउट आईआर, और इसके नीचे वर्ल्ड वॉर 2 की पिक्चर लगाने का मेरा मकसद ही यही था कि आपकी जो वर्ल्ड वॉर 2 थी वो कैसे अफेक्ट किया आपको इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या मतलब है कि आपकी, अब इस पिक्चर से मैं ये सिंपलाइज करना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपकी यूनाइटेड नेशंस डेवलप हो गई थी। जब पता लगा था कि ममालिक आपने आपस में इतना वॉर कर रहे हैं, पहले वर्ल्ड वॉर हुई है फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई है और इतनी उनमें डेथ्स हुई है करोड़ों की तादाद में, तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम तो चाहिए था ना कि जिससे आप इतने जो नुकसान है, इतनी जो किलिंग्स हैं उनको अवॉइड कर सके। तो इंटरनेशनल रिलेशंस वहाँ पे आता है इन द बीइंग कि यार आपने वो इस तरह की कारनेज को, इस तरह के किलिंग्स को अवॉइड करना है। वहाँ पे फिर इंटरनेशनल रिलेशंस आता है कि आपने डिप्लोमेटिक कुछ मामलात को सेट करना है, कुछ ऐसी एंटिटीज़ बनानी है, कुछ एनजीओज को डेवलप करना है, कुछ फॉरेन पॉलिसी के रूल्स रखने हैं कि जिसकी बेसिस पे अगर आप कि कोई दो ममालिक के बीच मसला भी होता है ना, या दो या तीन ममालिक के बीच, तो आपस में वॉर में ना जाए, कुछ तीसरा सोल्यूशन हो उनके पास कि वॉर के बगैर वो चीज़ सॉल्व की जा सके, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इसका मकसद है कि हमें क्यों आईआर हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि भाई वॉर्स होती हैं, आपने वॉर्स को अवॉइड करना है, नुकसान से अवॉइड करना है। हर चीज़ का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन कोई ये नहीं कि यार आप अपने कोई मुल्क आपको तंग कर रहा है तो अपनी आप आर्मी उधर भेज देते हो, आप कुछ टाइल्स डेवलप करते हो, कुछ एग्रीमेंट्स डील्स डेवलप करते हो। ये मैंने लास्ट टाइम कुछ ये दो कोट्स हैं, एक तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई भी थी कि जो आप कैसे मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस जो जो कैसे जो हिस्ट्री है ना वो इम्पैक्ट कर रही होती है आपकी रिसेंट सिचुएशन को या इंटरनेशनल रिलेशंस को, जिसमें ये थी जॉर्ज सांटियाना की कोट थी, दोज हु कैन नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट, कि जो ममालिक या जो हिस्ट्री से नहीं सीखते ना लोग, वो उसको दोबारा रिपीट करते हैं। तो इसी तरह से आपने कुछ ममालिक के साथ ऐसा होते हुए भी देखा है कि कुछ अरब कंट्रीज़ थे जिन्होंने अपने पास से नहीं सीखा है और वो दोबारा से ही अपनी वो चीज़ें रिपीट कर रहे हैं और उनके ऊपर वही आ रहा है। फॉर इंस्टेंस यमन है, यमन में आपका यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक वहाँ पे सेंचुरी का सबसे बड़ा फैमिन है, आपकी 80% जो आवाम है वहाँ पे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे लाई कर रही है। तो क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है अपने पास से ना कि यार वहाँ पे आपकी गवर्नेंस और आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपने किस तरह से चलाना है, किस तरह से आपके इशूज रह चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपने जो ना मतलब आप ऐड करोगे अपने अगर क्वेश्चन में तो दिल हेल्प यू आउट। उसके अलावा कार्ल मार्क्स की एक कोट है, men make history but they do not make it as they make it as they please, they do not make it under self selected circumstances,
but under circumstances that existing already, given and transmitted from the past, the tradition of all the dead generations weighs like a nightmare on the brains of the willing, on the living. इसमें कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि यार जो जो लोग होते हैं ना वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं इस वजह से नहीं कि वो उन्हें खुशी देती है, बट दे डू नॉट मेक इट अंडर सेल्फ सिलेक्टेड सर्कमस्टांसेस, अपनी वजह से नहीं, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस ऑलरेडी उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस आपका अगर कोविड है तो कोविड की सिचुएशन में आपने वर्क फ्रॉम होम लोगों को स्टार्ट कर दिया, वो एक सर्कमस्टांसेस था एग्जिस्टिंग, ये नहीं कि आपने पहले से प्लान किया हुआ था। यहाँ तो आपको खुद अच्छा लग रहा था कि यार आपने वर्क फ्रॉम होम करना है क्योंकि बड़ा इजी होता है घर पे बैठ के काम करना। सर्कमस्टांस ऐसा था, लोग ऐसे मतलब उन लोगों ने सर्कमस्टांस की बेसिस पे किया था। उसके अलावा ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पास्ट, मतलब पास्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वो चीज़ डेवलप हुई है। द ट्रेडिशन ऑफ ऑल डेड जनरेशंस वेज लाइक अ नाइटमेयर ऑन द ब्रेन्स ऑफ द लिविंग, कि पुरानी जो आपकी गलतियाँ होती हैं ना लोगों की जो मर गए होते हैं, वो एक वेट की तरह लोगों के जो ना कंधों पे रहती हैं, उसकी बेसिस पे इन्होंने अपने फैसले करने होते हैं कि अब क्यों नहीं मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता लग गया हुआ है कि आपका जो एक वजन था ना, एक बोझ था, तो मार्शल लॉ की वजह से वो आपके मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम पे अभी भी है, जिसकी वजह से वो अब वो इस चीज़ की तरफ नहीं आएंगे। तो ये कुछ कोट्स हैं आपकी जो आपने यूटिलाइज़ करनी है। तो उसके अलावा नेक्स्ट हम चीज़ देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, के कैसे आपकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उस पर हिस्ट्री का इम्पैक्ट होता है। अ रिमाइंडर ऑफ प्रोग्रेस दैट ह्यूमैनिटी हैज़ मेड, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो इंसान है ना उन लोगों ने किस तरह से प्रोग्रेस की है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कुछ ईयर्स पहले आई थी, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और इस तरह से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आई, लोगों ने प्रोग्रेस किया, उसकी बेसिस पे आपका इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप हुआ। पास्ट फेलियर स्ट्रेटजीज एंड शॉर्टकमिंग्स, आपकी नेपोलियनिक वॉर्स हुई हैं, उसके बाद आपकी वो जो 30 इयर्स ऑफ वॉर यूरोप में हुई है, उसके अलावा आपकी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, कोल्ड वॉर हुई है। उसकी बेसिस पे आपको फेलियर्स और ट्रेजिडीज़ पता लगती हैं जो ह्यूमैनिटी ने अकर की हैं, जिसकी वजह से आपके मसले हुए हैं, और उनकी बेसिस पे आप अपने आगे के इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। helps us understand the legacy of cooperation, conflict and exploitation liberation, के ममालिक आपस में कोऑपरेशन है, अगर उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन की किसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना, लिबरेशन के, यार अगर किसी मुल्क के लोगों ने अपनी मोनार्की से, जैसे अरब स्प्रिंग का मैं कह रहा था कि वहाँ पे अगर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से जान छुड़ाई है तो दैट्स लिबरेशन, या फिर अगर कोई पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की है ब्रिटिश रूल से तो दैट्स लिबरेशन। तो इस तरह की चीज़ें हम सीखते हैं हिस्ट्री से, जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस को मैप करती है। अब पाकिस्तान को देखते हुए कुछ और ममालिक ने भी 1948 1949 में आज़ादी हासिल की थी। इसके अलावा शेप्स एंड फॉर्म्स आइडेंटिटीज इंटरेस्ट, हिस्ट्री सोशली कंस्ट्रक्ट्स द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। सोशल कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी है आगे पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या कहते हैं कि यार आप जब कोई चीज़ हिस्ट्री में थ्रू आउट द टाइम अकर हो रही हो ना, उसको देखते देखते जब आप चीज़ें डेवलप होती है ना, जब आप चीज़ें सीखते हो तो उसको सोशल कंस्ट्रक्ट कह देते हैं। अगर कहा जाता है ना कि यार आपने पहले क्या नॉर्मल होता था कि किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क का एरिया ऑक्यूपाई करना होता था ना, तो वो इजीली जाके उस पर जंग डिक्लेयर कर देता था और लड़ाई करके उसको ऑक्यूपाई कर लेता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सोशली ये चीज़ लोगों के सामने आई, फिर आस्ता आस्ता लॉज बने। अब ऐसा नहीं होता कि यार फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान को इंडिया का कुछ एरिया चाहिए तो पाकिस्तान सीधा सीधा वॉर डिक्लेयर करके उसके एरिया पे वो ऑक्यूपाई कर ले। अब वो ऐसा नहीं होता क्योंकि सोशली कंस्ट्रक्ट होगी ये चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना आपने। तो इस तरह दैट्स सोशल कंस्ट्रक्शन। विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्ट्री ने ये चीज़ कंस्ट्रक्ट की है। तो ये उसके अलावा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस जो एज अ सब्जेक्ट या एज क्या लें टर्म, या ग्लोबली जो चीज़ रिकग्नाइज हुई थी ना, वो 1919 में हुई थी। 1919 में क्या हुआ था, कोई किसी को आइडिया है? 1918 या 1919 में
कोई ऐसी बड़ी चीज़? क्योंकि आपका इंटरनेशनल रिलेशन उससे कनेक्टेड है। Does anyone have any idea? एंड हुए थे। एग्जैक्टली 1919 में वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी, और वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन, उसका नाम था वुडरो विल्सन। टाइप नहीं हो पा रहा क्योंकि ये है माउस नहीं है। तो वुडरो विल्सन जो था ना, उसने बाकी जो ममालिक है ना उनके साथ मिल के एक लीग ऑफ नेशंस बनाई थी। लीग ऑफ नेशंस उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस ये पुरानी वाली कह लो, लीग ऑफ नेशंस उसने डेवलप की थी, जिसका मकसद ये था कि ममालिक आपस में वॉर में नहीं जाएंगे, लेकिन वो फेल हो गई थी। लेकिन हमें ये पता लगता है कि अगर हमसे कोई पूछे कि यार इंटरनेशनल रिलेशंस व्हेन डिड इट केम इनटू द बीइंग, तो इट केम इनटू द बीइंग इन 1919 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 बाय वुडरो विल्सन। कि भाई वुडरो विल्सन ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस डेवलप की थी। लीग ऑफ नेशंस का मकसद ये था कि ममालिक आपस में वॉर में नहीं जाएंगे। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और आस्ता आस्ता फिर ये चीज़ प्रॉस्पर करती गई और इसमें एडिशन होती गई। तो दैट्स इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट। तो बाकी आई गेस इट्स 9:07 ऑलरेडी, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक आप लोग इसको देख कर आइएगा थोड़ा, और ख़ुद से भी स्टडी कीजिएगा। तो बाकी नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।